दोस्तों, एक कहावत है कि इंसान जैसा कर्म करता है उसको बिल्कुल वैसा ही फल मिलता है। ये अलग बात है कि किसी इंसान को अपने कर्मों का फल बहुत जल्द मिल जाता है तो किसी को मिलने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। पर जिस दिन इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है उस दिन ना तो उसे कोई बचाने वाला होता है और ना ही दूर दूर तक उसे कोई अपना दिखाई देता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार का एक ज़िला पड़ता है पूर्वी चंपारण और इसी पूर्वी चंपारण का एक थाना पड़ता है सुगौली। सुगौली थाने के अंतर्गत एक गांव आता है फुलवरिया और इसी फुलवरिया गांव का रहने वाला रितेश शाह। रितेश जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो अपने ही इलाके से इंटरमीडिएट की पढ़ाई करता है। रितेश के पिता का नाम है सुरेंद्र शाह। बात कर रहा हूँ मैं 23 अक्टूबर 2023 की। दरअसल रितेश अपने ही इलाके के रामनवमी मेला घूमने के लिए जाता है, लेकिन अचानक मेले से ही कहीं गायब हो जाता है। रितेश देर शाम तक जब अपने घर पे नहीं आता है तो उसके पिता सुरेंद्र अपने बेटे के नंबर पे फ़ोन करता है, पर अब रितेश का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से सुरेंद्र रितेश के जितने भी दोस्त होते हैं, उसके जितने जानने वाले होते हैं, सबके पास जाता है और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करता है। पर बावजूद इसके रितेश के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते लगभग एक सप्ताह का समय गुजर जाता है। एक सप्ताह बाद भी रितेश जब अपने घर पे नहीं आता है, आखिरकार 30 अक्टूबर 2023 को सुरेंद्र इसी सुगौली थाने में जाता है और अपने बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। साथ ही साथ पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा बेटा कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि उसका अपहरण किया गया है। सुरेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे बेटे को अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि उसी के दोस्त ऋषभ ने किया है। ऋषभ जिसकी उम्र है लगभग 21 साल, जो रितेश के ही गांव का रहने वाला है। सुरेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ऋषभ अपनी प्रेमिका अस्मिता के साथ मेरे बेटे को अपहरण किया है। हालांकि पुलिस इस बारे में सुरेंद्र से पूछताछ करती है तो सुरेंद्र पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, गाँव वाले बता रहे थे कि मेरा बेटा ऋषभ और उसकी प्रेमिका अस्मिता के साथ मेले में दिखाई दिया था। सुरेंद्र जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस सुरेंद्र के ही तहरीर पे ऋषभ और उसकी प्रेमिका अस्मिता के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लेती है। अस्मिता जिसकी उम्र है लगभग 30 साल, जो ऑलरेडी शादीशुदा है। अस्मिता के पति का नाम है अखिलेश भगत, जो सुगावडीह गांव का रहने वाला है। पुलिस जब इन दोनों के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लेती है, उसके बाद से इन दोनों से पूछताछ करने के लिए घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि ऋषभ के साथ साथ अस्मिता भी घर छोड़ करके फरार हो चुके हैं। उसके बाद से पुलिस इन दोनों को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। लगभग 20 दिन का और समय गुजर जाता है। ना तो रितेश के बारे में कहीं कुछ मालूम चलता है और ना ही ऋषभ के साथ साथ अस्मिता कहीं दिखाई देते हैं। पर जैसे ही 22 दिन का समय गुजर जाता है, इधर 22 नवंबर 2023 को नेपाल प्रदेश के चितवन के जंगल में पुलिस को 2 डेड बॉडीज मिलता है। दरअसल दोनों डेड बॉडी जो बोरे में पैक था, जिसमें से एक महिला है और एक पुरुष। हालांकि पुलिस जब उस डेड बॉडी को देखती है, डेड बॉडी को देखकर पहचान नहीं पाती है। इसीलिए नेपाल की पुलिस वहां पे मौजूद लोगों से भी पूछताछ करती है, पर बावजूद इसके कोई भी व्यक्ति उन दोनों डेड बॉडीज़ का शिनाख्त नहीं कर पाता है। पर पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो पुलिस को वहीं पे एक थैला दिखाई देता है, जिस थैले पे बिहार प्रदेश के पूर्वी चंपारण के सुगौली थाने के किराना स्टोर का एड्रेस लिखा हुआ था, जिसे देख करके नेपाल पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद ये कहीं बिहार के तो नहीं रहने वाले हैं। इसीलिए नेपाल की पुलिस अब दोनों डेड बॉडीज़ का फ़ोटो खींच करके पूर्वी चंपारण के सुगौल थाने से कांटेक्ट करती है और दोनों की फ़ोटो दिखाती है। इधर सुगौली थाने के पुलिस जैसे उस फोटो को देखती है, देखकर पहचान जाती है। दरअसल मरने वाला कोई और नहीं बल्कि ऋषभ और उसकी प्रेमिका अस्मिता थी। पुलिस जैसे ही डेड बॉडी को देखती है, पुलिस को अब सब कुछ क्लियर हो जाता है। दरअसल पुलिस को लगता है कि दोनों की हत्या सुरेंद्र और उसके बेटे ने ही मिल करके किया है, क्योंकि पुलिस जब ऋषभ और उसकी प्रेमिका अस्मिता के बारे में पूछताछ करती है तो जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को ये भी मालूम चलता है दरअसल अस्मिता का रितेश के साथ भी अवैध संबंध था। पुलिस ये सोचती है कि शायद सुरेंद्र अपने बेटे के साथ मिलकर दोनों की हत्या कर दिया है और खुद ही अपने बेटे को कहीं गायब कर दिया है और पुलिस को मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। इसीलिए पुलिस अब सुरेंद्र के घर पे जाती है और सुरेंद्र को ही गिरफ्तार कर लेती है। पर पुलिस जब सुरेंद्र से ऋषभ और अस्मिता दोनों की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो ये सुन करके सुरेंद्र भी एकदम से चौंक जाता है। सुरेंद्र रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैंने उन दोनों की हत्या नहीं किया है,
बल्कि मुझे खुद आप लोगों से मालूम चल रहा है कि उन दोनों की नेपाल में हत्या कर दी गई है। सुरेंद्र हाथ जोड़ करके पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे बेटे के साथ भी कुछ गलत ना हो गया हो, प्लीज़ कैसे भी करके मेरे बेटे के बारे में पता लगाइए। पुलिस हालांकि सुरेंद्र से और भी कई तरह का सवाल करती है, लेकिन सुरेंद्र पुलिस के हर सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब देता है, जिससे पुलिस को भी लगता है कि शायद सुरेंद्र कहीं सच तो नहीं बोल रहा है। तभी पुलिस के दिमाग में एक बात खटकती है। दरअसल अस्मिता जो अपने घर से अपने आशिक के साथ फरार तो हुई थी, लेकिन उसके बाद से उसका पति अखिलेश ना तो थाने में आया था और ना ही अपनी पत्नी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था। इसीलिए पुलिस अब अस्मिता के पति अखिलेश से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है, तो मालूम चलता है कि अखिलेश भी अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है। उसके बाद से पुलिस अब अखिलेश को ढूंढने के लिए अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। पर जैसे ही 10 दिन का और समय गुजरता है, 2 जनवरी 2024 को एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब अखिलेश कुआई गांव में छुप करके बैठा हुआ है। खबरी जैसे ही अखिलेश का लोकेशन दे देता है, पुलिस अपनी टीम के साथ कुआई गांव में जाती है और वहां से अखिलेश को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब अखिलेश से उसकी पत्नी और ऋषभ की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, तो अखिलेश भी पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब मुझे पहले से ही मालूम था कि मेरी पत्नी का ऋषभ के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। हालांकि मैंने उसे काफ़ी समझाने की भी कोशिश किया था, लेकिन आखिरकार एक दिन मेरी पत्नी ऋषभ के साथ घर छोड़ करके भाग गई, जिस वजह से मैं आस पड़ोस में किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहा था। इसीलिए मैं जहां तहां छुप करके रह रहा हूं। पुलिस इस केस की जितनी जांच पड़ताल करते हुए जाती है, ये केस और भी ज़्यादा उलझते हुए चला जाता है। लेकिन अखिलेश जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस को न जाने क्यों अखिलेश के बातों पर यकीन नहीं होता है। इसीलिए पुलिस अब अखिलेश के साथ सख्ती से पेश आती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार अखिलेश अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन अखिलेश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल अखिलेश जो इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, साल 2013 में उसकी शादी अस्मिता से होती है। अस्मिता से शादी कर जब अपने घर लेकर के आता है, अपनी पत्नी के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। जब कुछ साल का समय गुजरता है, अखिलेश के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। घटना से ठीक 5 साल पहले एक दिन अखिलेश अपनी पत्नी के साथ फुलवरिया अपने मामा के घर एक शादी समारोह में जाता है। उसी शादी समारोह में अस्मिता की ऋषभ और रितेश से मुलाकात होती है। दरअसल ऋषभ और रितेश जो बचपन के लंगोटिया यार है, शादी समारोह में ही अस्मिता के ऋषभ और रितेश से गहरी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद से तीनों अक्सर फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और बातचीत करते करते आखिरकार अस्मिता का ऋषभ के साथ साथ रितेश के साथ में भी अवैध संबंध बन जाता है। उसके बाद से अस्मिता अपने पति की दोस्ती ऋषभ के साथ साथ रितेश से भी करवा देती है। ऋषभ और रितेश की जब अखिलेश से दोस्ती हो जाती है, उसके बाद से अखिलेश से मिलने के ही बहाने अक्सर उसके घर पे जाते हैं और अस्मिता से अपनी हसरतें पूरी करने के बाद वापस अपने घर चले आते हैं। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, कहीं ना कहीं अस्मिता को अब ऋषभ पसंद आ जाता है और फिर ऋषभ से शादी करने का फैसला कर लेती है। हालांकि शादी के बारे में जब ऋषभ से बातचीत करती है, ऋषभ भी इसके लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ऋषभ अस्मिता को समझाते हुए कहता है कि रितेश को रहते हुए हम कैसे शादी कर सकते हैं। दोनों मिलकर जब इस मसले पे बातचीत करते हैं, तभी उनके दिमाग में एक आइडिया क्रिएट होता है। दरअसल एक दिन ऋषभ जा करके अखिलेश से मुलाकात करता है और उससे झूठ बोलता है कि रितेश तुम्हारी पत्नी को परेशान कर रहा है। अखिलेश जब इस बारे में अपनी पत्नी अस्मिता से पूछताछ करता है, तो अस्मिता भी अपने पति से झूठ बोल देती है। अस्मिता अपने पति से कहती है कि रितेश मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है। दरअसल वो मेरे साथ संबंध बनाने की बात कह रहा है। जैसी इस तरह की बात कहती है, ये सुन करके अखिलेश इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अब वो रितेश को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है। और फिर रितेश को इस दुनिया से हटाने के लिए अपनी पत्नी के साथ साथ ऋषभ से भी बातचीत करता है। ऋषभ भी अखिलेश का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही साथ अखिलेश अपने इस षड्यंत्र में अपने एक दोस्त विनय को भी शामिल कर लेता है। विनय जो गोपालपुर गांव का रहने वाला है। जब ये चारों मिलकर के रितेश को इस दुनिया से हटाने का तय करते हैं, उसके बाद से एक सही मौके का इंतजार करते हैं। 23 अक्टूबर 2023 को इलाके में रामनवमी का मेला होता है। अखिलेश खुद अपनी पत्नी अस्मिता से कहता है कि रितेश के नंबर पर फ़ोन करके उसे मेले में घूमने के लिए बुलाओ। होता भी सेम ऐसा ही है। अस्मिता जब रितेश के नंबर पर फ़ोन करके मेले में मिलने के लिए बुलाती है, रितेश भी एकदम से खुश हो जाता है। इस बारे में अपने दोस्त ऋषभ से भी नहीं बताता है और अकेले ही मेले में चला जाता है
और जा कर के अस्मिता से मुलाकात करता है। लेकिन उसी दौरान मेले में ऋषभ भी मिल जाता है और फिर तीनों एक साथ ही मेला में घूमते हैं। जैसे ही शाम हो जाती उसके बाद से तीनों पैदल ही घर के लिए निकलते हैं। इधर रास्ते में अखिलेश अपने दोस्त विनय के साथ झाड़ी में छुप करके बैठा हुआ था। जैसे ही उस सुनसान जगह पर लेकर के रितेश को पहुंचते हैं, ये चारों मिल करके रितेश की गला दबा करके हत्या कर देते हैं। उसके बाद से विनय रितेश की डेड बॉडी को अपने गाड़ी में लोड करके अपने गांव गोपालपुर में ले जाता है। रात्रि के वक्त अपने ही गांव के एक खेत में गड्ढा खोदकर उसी गड्ढे में रितेश की डेड बॉडी डालने के बाद ऊपर से मिट्टी भर देता है। इधर अखिलेश रितेश का मोबाइल ले लेता है, उसे स्विच ऑफ करने के बाद तोड़ करके फेंक देता है। उसके बाद सब के सब वापस अपने घर तो चले आते हैं, लेकिन रितेश जब अपने घर पे नहीं पहुंचता है, रितेश के पिता सुरेंद्र उसे ढूंढना शुरू कर देता है। पर जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, इधर ऋषभ अस्मिता को वहां से भगाकर नेपाल लेकर चला जाता है और नेपाल के ही चितवन इलाके में किराए का कमरा लेकर के दोनों एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन अस्मिता जब ऋषभ के साथ में घर छोड़ करके फरार हो जाती है, इधर अखिलेश को सारा माजरा क्लियर हो जाता है। दरअसल अखिलेश को अब समझने में देर नहीं लगता है कि उसकी पत्नी और ऋषभ ने मिल करके उसके साथ गेम खेला है। इसीलिए अब अखिलेश अपनी पत्नी के साथ साथ ऋषभ को भी ढूंढना शुरू कर देता है। जैसे ही 3 से 4 दिन का समय गुजरता है, अखिलेश को मालूम चल जाता है कि उसकी पत्नी ऋषभ के साथ नेपाल में रह रही है। इसीलिए अखिलेश अब अपनी पत्नी को ढूंढते हुए नेपाल के चितवन उसके कमरे पे पहुंच जाता है। लेकिन अखिलेश जब ऋषभ के कमरे पे पहुंचता है तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। हालांकि इसके बावजूद ये जाहिर नहीं होने देता है कि उसने कुछ देखा है। उसके बाद से अपनी पत्नी और ऋषभ के साथ ही वहाँ पे रहने लगता है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, 18 नवंबर को अस्मिता कपड़े धो करके बाहर सुखा रही थी और ऋषभ कमरे में लेटा हुआ था। दरअसल उसी वक्त अखिलेश को मौका मिल जाता है। सोते वक्त ही ऋषभ की गला दबाकर हत्या कर देता है। लेकिन ऋषभ की जब गला दबाने लगता है, ऋषभ जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी चीख पुकार सुनकर अस्मिता भी वहाँ पे पहुँच जाती है। लेकिन इससे पहले कि अस्मिता ऋषभ को बचा पाती, अखिलेश अस्मिता की भी गला दबाकर हत्या कर देता है। उसके बाद से रात्रि होने का इंतज़ार करता है। जैसे ही रात्रि का अंधेरा हो जाता है, उसके बाद से खुद अखिलेश दोनों की डेड बॉडी को अलग अलग बोरी में पैक करता है, एक साइकिल का इंतज़ाम करता है और बारी बारी से दोनों की डेड बॉडी को उसी साइकिल पर लोड करके इलाके के जंगल में ले जा करके फेंक देता है। दरअसल कुछ सामान भी होता है जो एक थैले में पैक करके दोनों की डेड बॉडी के बगल में ले जा करके फेंक देता है। लेकिन उस थैले पे बिहार के सुगौली थाने के अंतर्गत एक किराना स्टोर का एड्रेस लिखा हुआ था। वाकई में अखिलेश जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो पुलिस अखिलेश के तहरीर पर उसके दोस्त गोपालपुर से विनय को भी गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद से दोनों को लेकर गोपालपुर गांव में जाती है और विनय के बताए हुए उस जगह के गड्ढे को खुदवाती है, जिस गड्ढे से रितेश के शरीर के कुछ कंकाल बरामद होती है। पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद से दोनों को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है महेश रस्तोगी। महेश रस्तोगी जो जिला छपरा बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर है मोहम्मद ताज। मोहम्मद ताज जो कानपुर चमनगंज के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं सिद्धनाथ मौर्य। सिद्धनाथ मौर्य जो हुकारगंज कैमूर बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं अब्बू आजम। अब्बू आजम जो कतर में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम की पत्नी का नाम है शहनामा खातून। मोहम्मद अकरम और उनकी पत्नी जो अकबरपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।